मेरा नाम नव्या है। मेरी शादी 2 बार टूट चुकी है, जिसके कारण मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे लोगों के ताने उलाहने सुनने पड़े। लोगों ने मुझे मनहूस तक करार दे दिया। इस सदमे से मेरे ताऊ जी का भी देहांत हो गया। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा भाई जो मुझ पर जान छिड़कता था, उसका व्यवहार भी बदल गया। फिर किस्मत से तीसरी बार एक अमीर लड़के से मेरी शादी होने वाली थी। उस लड़के ने भी शादी में ऐसी चीज़ मांग ली कि सबके होश उड़ गए। गुप्ता निवास में आज खूब चहल पहल हो रही थी, और हो भी क्यों ना, घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी नव्या की शादी जो होने जा रही थी आज। नव्या गेहुआ रंग, भूरी आंखें, गोल चेहरा, कमर तक आते उसके लंबे घने बाल और उसकी वो प्यारी सी स्माइल। बहुत सुंदर थी नव्या। वो एक बैंक में नौकरी करती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी 6 साल पहले हुई थी और उसके बड़े भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी, और अब हो रही थी नव्या की शादी। अरेंज मैरिज हो रही थी उसकी, और वो अपनी शादी से बहुत खुश थी। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी में जितना खर्चा कर सकते हैं, उससे कहीं बढ़कर कर रहे थे नव्या के पापा सुधीर गुप्ता जी। चलो चलो बारात घर चलो, आप सब यहाँ बैठे रहेंगे तो वहाँ बारात का स्वागत कौन करेगा? सुधीर अपने घर आए हुए सभी मेहमानों से कहते हैं। अपर्णा जी, नव्या की माँ। ओहो, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, सब हो जाएगा। धीरे धीरे शाम हुई। सभी मेहमान बारात घर की ओर प्रस्थान हुए, और बाकी घर वाले भी। नव्या और उसकी बहन तो ब्यूटी पार्लर से सीधा वहीं आने वाले थे। कुछ देर बाद शादी की सारी तैयारी हो गई थी। नव्या भी तैयार होकर अब आ गई थी। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ा, गहरी रची मेहंदी, दुल्हन का श्रृंगार, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। अपर्णा जी तो उसे देखते ही उसकी नज़र उतार देती हैं। नव्या को एक अलग कमरे में बिठा दिया जाता है। उसकी सहेलियां भी उसके साथ खूब हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। थोड़ी देर में खूब धूम धमाके के साथ बारात आती है। क्रीम कलर की शेरवानी में अक्षय दूल्हा बनकर बहुत जच रहा था। आतिशबाजियों की एक लड़ी लग जाती है आसमान में। नव्या के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। अक्षय चौखट पर खड़ा है और नव्या की बहन सुनीता ने उसका रास्ता रोक रखा है। वो अपना नेंग मांग रही है। हंसी खुशी ये रस्म पूरी होती है। अपर्णा अक्षय की आरती उतारती है। उसके बाद अक्षय अंदर आता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थीं। अक्षय के दोस्त, भाई काफ़ी खर्चा किया है तेरे ससुर ने तो, लगता है खूब मालदार पार्टी है। अक्षय इतराते हुए, तो तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं है, मेरे जैसा लड़का है ना ढूंढने से भी नहीं मिलता। वो सामने लगी शानदार स्टेज पर बैठते हुए बोलता है। खैर, कुछ देर बाद नव्या को जयमाल के लिए बुलाया जाता है। दुल्हन के जोड़े में सजी नव्या धीरे धीरे चलती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। अक्षय उसे ही देख रहा था। नव्या एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है, और अक्षय को अपनी तरफ देखता पाकर वो शर्माकर पलकें झुका लेती है। अगले ही पल वो स्टेज के पास थी। अक्षय अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता है और उसे स्टेज पर लेकर आता है। जैसे ही नव्या स्टेज पर आती है तो उन दोनों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसने लगती हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं। नव्या कितनी खुश है ये तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। जयमाला का टाइम हो रहा था। अक्षय धीरे से नव्या से कहता है, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें लाइफ पार्टनर के रूप में मिलेगा। कुछ ज़्यादा ही घमंड से बोलता है वो। नव्या को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर उस वक्त तो वो चुप रह जाती है। चलो चलो, जयमाल का टाइम हो गया है। नव्या की बहन स्टेज पर आते हुए बोलती है। अक्षय, नव्या से तुम्हारे घर वाले कितने खुश लग रहे हैं ना? क्यों, तुम्हारे नहीं हैं क्या? नव्या भी जवाब दे देती है। अक्षय, ओहो, तुम तो बुरा मान गई। खैर ये सब छोड़ो, अपने पापा से कहो कि जयमाल की रस्म तभी होगी जब मुझे एक चमचमाती कार मिलेगी, वरना भूल जाओ इस शादी को। लास्ट मिनट पर अक्षय अपनी शर्त नव्या के सामने रखता है। ये सुनकर नव्या को एक धक्का सा लगता है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अक्षय नव्या के सामने लास्ट मिनट पर अपनी शर्त रखता है कि जयमाल की रस्म तभी पूरी होगी जब उसे एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार मिलेगी। ये सुनते ही नव्या को एक धक्का सा लगता है और वो हैरानी से अक्षय की तरफ देखती है। और ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही मेरे पापा बहुत खर्चा कर चुके हैं, फिर बाइक भी तो दे रहे हैं ना। वो गाड़ी देना हम लोगों के बस का नहीं है। नव्या धीरे धीरे उससे बोल रही थी ताकि कोई उसकी बात सुन ना पाए। अक्षय, बाइक तो आजकल हर एरा गैरा दे रहा है। कम से कम तुम लोगों को मेरी रेपुटेशन का ख्याल तो रखना चाहिए ना। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। मुझे बाइक गिफ्ट करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नव्या को गुस्सा आ जाता है। ओह,
तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते गाड़ी? यूँ भिखारी क्यों बने हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की? एक तो पहले भी एक बार तुम्हारी सगाई टूट गई थी, ये जानते हुए भी मैंने तुमसे शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम लोगों पर। वो थोड़ा ज़ोर से बोलता है। ये सुनकर नव्या एक बार फिर टूट जाती है। अगर पहले उसकी सगाई टूटी थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो लड़का ही गलत था। नव्या को बहुत घबराहट होने लगती है। उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ती है जो कि भाग भाग कर काम कर रहे थे। सोच क्या रही हो नव्या? जल्दी से अपने पापा से कहो वरना। नव्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। एक बार पहले जो हुआ वो आज फिर से होने जा रहा था। ये देखकर नव्या घबरा जाती है। वो बात संभालते हुए, देखो अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं बाद में पापा से कह दूंगी। यह सुनते ही अक्षय को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपने सर से सेहरा उतारकर फेंकते हुए, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने बोला ना गाड़ी मिलेगी तो ही शादी होगी। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बोलता है। शोर सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। नव्या के घरवाले जल्दी से स्टेज पर आते हैं। सुधीर, क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? अच्छा, मुझे अभी इसी वक्त एक ब्रांड न्यू कार चाहिए, तभी शादी होगी वरना नहीं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सुधीर जी तो बहुत परेशान हो गए थे। बाकी सब भी शॉक्ड थे। खासकर जो बाराती आए थे वो भी आपस में कह रहे होते हैं, ये अक्षय पागल हो गया है क्या? ऐसी बात थी तो पहले बताता, अब लास्ट मिनट में खुद भी मार खाएगा और हमें भी खिलाएगा। सब लोग अक्षय को समझाने की कोशिश करते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। अक्षय ज्यों का त्यों अपनी बात पर अड़ा हुआ था और साथ साथ वो नव्या को बुरा भला भी बोलने लगा कि एक तो पहले भी इस लड़की की सगाई किसी और से थी, फिर भी चलो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी का जूठा खाने का। नव्या के बारे में इतनी गलत बात सुनकर उसका भाई तैश में आ जाता है और वो लपक कर अक्षय का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। अक्षय के घरवाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर सब बेकार। मौका देखकर कुछ बाराती तो खिसक लेते हैं और जो बचे थे उन सबको भी बंद कर लिया जाता है और तबीयत से सबकी कुटाई होती है। माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ देखकर कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और पहले तो सबको शांत करती है और फिर मसला क्या है वो पूछती है। नव्या का भाई पुष्कर पुलिस को सारी बात बताता है कि कैसे अक्षय उनसे दहेज की मांग कर रहा था। अक्षय जो कि मार खाकर अधमरा पड़ा था, पुलिस वाले उसे गिरेबान से पकड़ते हैं। क्यों बे, दहेज की मांग करता है, वो भी सरेआम? पता है ना दहेज मांगना कितना बड़ा अपराध है? पुलिस वाले उसे हड़काते हुए बोलते हैं। अक्षय, ये तो मेरा हक है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? पर अक्षय अपनी बात पर अड़ते हुए, इसमें दहेज कहाँ से आ गया, ये तो मेरा हक है। अब गाड़ी में मैं अकेला तो घूमने वाला हूँ नहीं, इनकी लड़की भी तो बैठेगी ना, अपनी बेटी को देने में दहेज कैसा? वो बहुत चालाकी से अपनी बात सामने रखता है। हर कोई उसकी सोच पर हैरान था। पुलिस वाले भी देख पा रहे थे कि कितना मूर्ख आदमी है ये, जो इतनी मार खाने के बाद भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वहाँ बैठी कुछ औरतें बोलती हैं, हाय राम, देखो तो कितना लालची है। अच्छा हुआ जो शादी होने से पहले ही इसकी सच्चाई सामने आ गई, वरना क्या होता हमारी नव्या का। बेचारी नव्या, अच्छा है जो इसकी शादी नव्या से नहीं हुई, वरना ये पूरी जिंदगी उसे यूं ही तंग करता। उनमें से एक ने कहा, अरे नव्या कहाँ गई? ये लड़की नज़र नहीं आ रही है, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। वो औरत घबराते हुए बोली। तब तक अक्षय और उसके घर वालों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। सुधीर जी और पुष्कर भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ मेहमान भी जाते हैं अपना फ़र्ज पूरा करने। अरे नव्या को ढूंढो, कहाँ गई वो? एक अफरा तफरी मच जाती है चारों तरफ। सब जल्दी से नव्या को ढूंढने लगते हैं। तभी नव्या की भाभी कामिनी की नज़र मंडप के पास बैठी नव्या पर पड़ती है, जो कि ज़मीन पर बैठी एकटक बिखरे हुए मंडप को देख रही थी। कितना सुंदर लग रहा था कुछ देर पहले, पर एकदम से ऐसी आंधी आई जो नव्या का सब कुछ तबाह कर गई। रो रो कर उसका काजल गालों पर आ गया था, सर से दुपट्टा सरक गया था, बाल बिखर गए थे, मांग टीका पता नहीं कहाँ गिर गया था। कितने अरमान थे उसके जो सब एक झटके में टूट गए थे। उसकी हालत देखकर उसकी माँ अपर्णा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। नव्या भी किसी बच्चे की तरह उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है।
बस बस मेरी बच्ची, चुप हो जा। तू क्यों रोती है? वो तेरे लायक ही नहीं था। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोलती है। कामिनी बहू, नव्या को घर ले चलो। कुछ ही देर में वो नव्या को घर ले आते हैं। हर किसी को उसके साथ सहानुभूति थी। बिल्कुल चुप्पी साध ली थी उसने। घर पहुंचने के बाद नव्या बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। धीरे धीरे चलते हुए वो आईने के सामने आ जाती है। अक्षय के कहे शब्द अभी भी उसके दिल पर चोट कर रहे थे। एक तो पहले भी तुम्हारी सगाई टूट चुकी थी, फिर भी मैं इस बात को नज़रअंदाज करके तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी का जूठन खाने का। नव्या अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लेती है और वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि पहले उसकी सगाई रोहित के साथ हुई थी, पर वो सही नहीं था। चलो मिलने तक तो ठीक था, पर वो नव्या को बहाने से छूने की कोशिश करता था और नव्या के मना करने पर मुंह बना लेता था और कहता था कि मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ ना। नव्या का दिल नहीं मानता था। उसने धीरे धीरे रोहित से मिलना कम कर दिया, पर फिर हद तो तब हो गई जब रोहित ने उससे अपनी नग्न फ़ोटो भेजने को कहा। ये सुनकर नव्या शॉक्ड रह गई। उसे समझ आ गया कि रोहित बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। उसने बिना देर किए ये बात अपनी माँ को बताई और इस रिश्ते के लिए ना कर दिया था। अब इन सब में तो नव्या की कोई गलती नहीं थी ना। चलो वक्त बीता और ये बात आई गई हो गई, पर इस बिना गलती की सज़ा नव्या को इस तरह मिलेगी ये नहीं सोचा था उसने। एकदम से वो अपने गहने निकाल कर एक तरफ फेंक देती है। हाथों में पहना चूड़ा निकालने लगती है। होठों पर लगी लिपस्टिक को हाथ से साफ करने लगती है और हाथों में गहरी रची मेहंदी को आपस में रगड़ने लगती है कि किसी भी तरह से ये सब हट जाए। और ऐसा करते वक्त वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नव्या रोते हुए अपने सारे गहने निकालकर इधर उधर फेंक रही थी। आँखों का काजल रो रो कर गालों पर आ गया था। बाल बिखर गए थे। कुछ देर पहले वो दुल्हन लग रही थी और अब वो अधूरी दुल्हन लग रही थी। वो बुरी तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं, जो कि उसके घर वालों का दिल दहला रही थीं। तभी उसका भाई और पापा वापस घर आते हैं। नव्या की चीखें सुनकर उसके पापा बुरी तरह टूट जाते हैं। बेटी की शादी टूटने का सदमा तो उन्हें पहले ही लग गया था, बाकी रही सही कसर नव्या की हालत ने पूरी कर दी। बस एक प्राण नहीं निकले थे, उनके बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वो भागकर नव्या के कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए कहते हैं, नव्या मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन। अपने पापा की बात नहीं सुनेगी? पर नव्या लगातार रोए जा रही थी। नव्या अपने पापा की बात सुन बेटा, वो भी रोते हुए बोलते हैं। अपने पापा का रोना सुनकर एक पल के लिए नव्या ठहरती है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पापा का रोना नहीं। अगले ही पल वो अपने आंसू पीती है और कुछ बोलने के लिए अपने होठों को हिलाती है, पर आवाज़ साथ नहीं देती। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बोलना चाहती थी, पर वो बोल नहीं पा रही थी। बाहर से उसके पापा दरवाज़ा पीट रहे थे और उसे आवाज़ लगा रहे थे। नव्या बड़ी मुश्किल से अपना गुब्बार गले के नीचे उतारती है ताकि उसकी आवाज़ निकल पाए। मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना ही निकलता है उसके मुंह से। इसके बाद वो पास रखा अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना निकले। अपर्णा जी रोते हुए कहती हैं, मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत हो गई है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोलती हैं। वहीं एक साइड पर खड़ी नव्या की भाभी कामनी मन ही मन कुड़ते हुए, क्या मुसीबत है। अच्छी खासी आज इसकी शादी हो रही थी, पर अब फिर से ये घर बैठ गई और महारानी की सेवा करो वो अलग। पता नहीं मेरी आज़ादी के दिन कब आएंगे। और ये मेरा पति, इसे तो बस अपनी बहन दिखाई देती है। मैं तो अब ये नौटंकी ज़्यादा देर नहीं देख सकती। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपर्णा जी सुधीर जी के इस कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। सुधीर जी भी थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, वो घर अब मातम में बदला हुआ था। उधर पुलिस भी अक्षय की खूब खातिरदारी कर रही थी। उसके घरवाले मारे मारे फिर रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो। दहेज का केस है मैडम, वो भी सरेआम मांग रहा था। ये तो जेल से बाहर ना निकलने वाला। अब तो अक्षय के चेहरे पर भी डर नज़र आने लगा था। ये रात थी जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नव्या वैसे ही बैठी बैठी ज़मीन पर लुढ़क गई थी, पर नींद आँखों से कोसों दूर थी। आँखों के किनारे अब भी भीगे हुए थे। खैर 2 दिन बीत जाते हैं,
पर इन 2 दिनों में नव्या ने एक बार भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। उसके माँ पापा उसके पास जाते हैं, उसे समझाते और ज़बरदस्ती खाना भी खिला देते। उसका भाई भी उसे खूब स्नेह कर रहा था कि जो भी हुआ नव्या उसे भूल जाओ। दिखावे के लिए कामिनी भी उसके पास जाकर उसको दिलासा देती है। नव्या सबकी बातें सुन रही थी। कामिनी उसे कहती है कि भूल जाएं सब कुछ और वापस अपनी नौकरी पर जाएं, क्योंकि उसे तो बस नव्या के पैसों से मतलब था। नव्या ने शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर अब पता नहीं वो क्या फैसला करेगी। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए और पूरे मोहल्ले में बस यही बात हो रही थी कि सभी को नव्या के साथ सहानुभूति और हमदर्दी थी। पर ये सहानुभूति और हमदर्दी कब गॉसिप और तानों में बदल गई, इसका पता नव्या को तब चला जब वो 1 हफ्ते बाद अपने काम के लिए निकली। नव्या ने शादी और बाद में हनीमून पर जाने के लिए बैंक से 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते में वो घर से तो क्या अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली। कहीं न कहीं अक्षय के शब्द अंदर से तोड़ गए थे उसको। एक तो पहले भी इसकी सगाई किसी और के साथ हो चुकी है, फिर भी मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी का जूठा खाने का। बस ये शब्द नव्या को उभरने नहीं दे रहे थे। वो एकदम बेजान सी हो गई थी। अपर्णा जी उसका बहुत ध्यान रख रही थीं, जबकि कामिनी अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। इस वक्त वो रसोई में नाश्ता बना रही थी। मन ही मन बड़बड़ाते हुए कह रही थी, ये इस नव्या का बढ़िया नाटक है। महारानी की तरह अपने कमरे में आराम कर रही है और मैं यहाँ काम कर कर के मरी जा रही हूँ। अब अपने सारे काम छोड़कर इसके लिए नाश्ता बनाओ। इतने में अपर्णा रसोई में आते हुए, कामनी बेटा बन गया नाश्ता, ला मैं नव्या को खिलाऊं। ये कहते हुए वो नाश्ते की प्लेट उठा लेती है। कामनी झट से उनके हाथ से वो प्लेट वापस लेते हुए, मम्मी जी नव्या को नाश्ता मैं दे आऊं, शायद मुझसे कुछ बात करे वो। हाँ ये सही रहेगा, तुम जाओ उसके पास, अपर्णा बोलती है। कामिनी नाश्ते की प्लेट उठाकर नव्या के पास जाते हुए मन में, तुझे तो मैं आराम करवाती हूँ, अब बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। वो नव्या के कमरे में पहुँच जाती है। ये सोचते हुए नव्या किसी गहरी सोच में गुम बिस्तर पर बैठी थी। कामिनी दरवाजे पर हल्का सा नॉक करते हुए कहती है, मैं अंदर आ जाऊँ नव्या। नव्या अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए, अरे आइए ना भाभी, लो तुम्हारा नाश्ता। कितनी कमज़ोर लग रही हो। अब जो हो गया है कब तक उसे पकड़कर बैठी रहोगी। कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। कामनी बहुत अजीब तरीके से बोलती है। साफ पता चल रहा था कि उसकी बातों में नव्या के लिए फिक्र कम और ताने ज़्यादा हैं। नव्या जितना उस हादसे को भूलने की कोशिश करती, फिर कोई ना कोई वही उस सब उसे याद दिला देता। वो कामनी की किसी बात का जवाब नहीं देती, बस फीका सा मुस्कुरा देती। लो नाश्ता करो, कामनी उसके सामने प्लेट रखते हुए बोलती है। नव्या एक निवाला तोड़कर जैसे ही अपने होठों से लगाने वाली होती है, तभी कामनी, कब तक घर में बैठी रहोगी नव्या। नव्या का हाथ खाते खाते वहीं रुक जाता है। अब देखो ना कितना खर्चा हो गया है तुम्हारी शादी में। अब शादी नहीं हुई है पर खर्चा तो हुआ है ना। पापा की जो पेंशन आती है उससे तो घर का खर्चा चल जाए वही बहुत है। अब तुम्हारे भाई क्या क्या करेंगे बेचारे, कितना कर्जा ले लिया है उन्होंने, और तुम हो कि नौकरी पर जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। उसके शब्द नव्या को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। आंखें झिलमिला जाती हैं उसकी, जिसे छिपाते हुए वो बड़ी मुश्किल से, मैं आज बैंक जाने ही वाली थी भाभी, बस मैं निकल ही रही हूँ। ये कहते हुए वो हाथ में पकड़ा निवाला भी वापस प्लेट में रख देती है। कामिनी जबरदस्ती उसे एक टुकड़ा खिलाती है। ओहो, अब नाश्ता तो कर लो वरना कहोगे कि भाभी ने खाने नहीं दिया। ये कहते वह निवाला उसे खिला देती है, पर वो पूरा नव्या के तो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे जिन्हें वो बाहर आने से रोक रही थी। वो झट से पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लेती है। पानी नहीं पी रही थी वो, आंसू पी रही थी अपने। कामिनी टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चल देती है। कुछ देर बाद हल्के आसमानी कलर का सिंपल सा फुल स्लीव्स का सूट पहने नव्या बाहर आती है। पूरी बाजू का सूट उसने इसलिए पहना था ताकि कोहनी तक लगी उसकी मेहंदी ढक जाए। पर हाथों पर मेहंदी अभी भी नजर आ रही थी, उस जिसका रंग थोड़ा फीका तो पड़ गया था पर पूरी तरह से नहीं। लंबे बालों की गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी, बिल्कुल सिंपल और मुरझाया हुआ सा चेहरा। अपना पर्स उठाते हुए वो घर से निकलती है। अंदर ही अंदर वो बहुत नर्वस फील कर रही थी, पर हिम्मत तो दिखानी थी ना। अपर्णा जी पीछे से कहा, जा रही है नव्या बेटा, वो बैंक जा रही है। मम्मी जी कह रही थी कि घर रहूंगी तो वह सब दिमाग में आएगा। साफ झूठ बोल देती है कामिनी।
नव्या का इस तरह से जाना अपर्णा जी को बहुत अजीब लगता है। नव्या अभी 2-4 कदम ही चली होगी तभी कुछ लोगों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अरे ये तो नव्या है ना, इसकी तो शादी हो गई है ना। एक औरत बोलती है। अरे कहाँ हुई इसकी शादी, तू अपने मायके गई थी ना, इसलिए तुझे पता नहीं। अरे बहुत बुरा हुआ इसके साथ। ये कहकर वो चटकारे लेते हुए सारी बात बताने लगती है उसे नव्या को एक एक कदम चलना भारी हो रहा था। सारी बात सुनकर वो औरत एक बार पहले भी इसकी सगाई टूट गई थी ना, ज़रूर कुछ और बात हुई होगी और इन लोगों ने नाम डाल दिया लड़के वालों पर। इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, कम से कम मेहंदी तो उतरने देती, बाहर निकलने की इतनी क्या जल्दी थी। वो ताना कसते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए नव्या तेज तेज कदम बढ़ाने लगती है। जितनी हिम्मत लेकर वो घर से निकली थी वो सारी हिम्मत तो पहले ही कदम पर ढेर हो गई थी। नव्या तेज तेज कदम बढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ था, अभी तो कितने लोग मिलेंगे और यही बातें करेंगे। कुछ होंगे जिन्हें सच में नव्या के साथ हमदर्दी होगी, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नव्या ये सब भूलना चाहेगी ना, तब भी ये लोग उसे भूलने नहीं देंगे, बल्कि वापस वहीं लाकर खड़ा कर देंगे। खैर किसी तरह वो ऑटो रिक्शा में बैठती है और बैंक के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ 1 हफ्ता हो गया था। अक्षय अभी भी जेल में था। उसके माँ बाप हर कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, पर सब बेकार। 1 हफ्ते से अक्षय के माँ बाप ने उसे देखा नहीं था। पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया था उनको। बड़ी मुश्किल से अक्षय की माँ मधु ने हाथ पैर जोड़कर पुलिस वालों से मिन्नत की थी, तब कहीं जाकर वो अक्षय से मिल पा रहे थे। कुछ ही देर में धीरे धीरे चलता हुआ अक्षय आता है। साफ पता चल रहा था कि अक्षय को कितना मारा है पुलिस वालों ने। उसकी हालत देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए, ये क्या किया तूने अक्षय, अपनी एक गलती की वजह से तूने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली। आखिर तुझे किस चीज़ की कमी थी? गाड़ी तो तू खुद भी खरीद सकता था ना, फिर क्या ज़रूरत थी यूं सबके सामने भिखारी बनने की। माँ, अक्षय एकदम से बोलता है, कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना मैं? सब कितना अच्छा चल रहा था। नव्या जैसी सुंदर और समझदार लड़की तेरे जीवन साथी बनने वाली थी और तूने सब गंवा दिया। अपनी और नव्या की ज़िंदगी खराब कर दी। शर्म नहीं आई तुझे? ये सुनते अक्षय अपने पापा की तरफ देखता है। बदले में उसके पापा अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। मधु रोते हुए, आखिर क्या हासिल हुआ तुझे ये सब करके? मैं पापा की बातों में आ गया था माँ। पापा ने ही मुझसे कहा था ये सब करने के लिए, और ये भी कहा था कि लड़की वालों की मजबूरी है, लास्ट मिनट पर जो मांगो उन्हें वो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही मधु अपने पति की तरफ देखती है, जो अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे वे दोनों से। आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? आप? अच्छा अब समझी। पर इसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी है, मेरे घर वालों की है। सालों पहले जब आपने भी इसी तरह मुझसे शादी करते वक्त दहेज मांगा था, आधे फेरे रोककर उसी वक्त आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको लगा कि जो सालों पहले हो चुका है वो अब भी आराम से हो जाएगा, इसलिए आपने अपने बेटे की ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़राब कर दी। ये कहकर मधु वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब तो अक्षय को भी एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपने पापा की तरफ देखता है जैसे शिकायत कर रहा हो। उसके पापा बिना उससे नज़रें मिलाए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें जल्द बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नव्या भी अब बैंक पहुँच गई थी। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके मन में। उन औरतों की बातें अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। मेहंदी तो हटने देती, इतनी क्या जल्दी थी घर से बाहर निकलने की। नव्या का दिल तो किया कि वापस घर चली जाए। अगले ही पल उसकी भाभी के शब्द उसे याद आ जाते हैं, अब कितना खर्चा हो गया है तेरी शादी में। अब शादी नहीं हुई तो क्या, पर खर्चा तो हुआ है ना। अकेले क्या क्या करेंगे तुम्हारे भाई, और तुम हो कि काम पर जाने का नाम नहीं ले रही। ओ मैडम, उतरना नहीं है क्या? ऑटो वाला उसे आवाज़ लगाता है, जिससे नव्या होश में आती है। ऑटो वाले को पैसे देकर वो बैंक के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। एक हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी और दूसरे हाथ से अपने पर्स को कसकर पकड़ रखा था। किसी तरह हिम्मत बटोर कर वो अंदर जाती है और वही होता है जो उसने सोचा था। पूरे स्टाफ की नज़रें नव्या पर और साथ के साथ खुसर फुसर ये, अरे नव्या इतनी जल्दी आ भी गई, इसने तो 1 महीने की छुट्टी ली थी ना, अब शादी नहीं हुई तो किस बात की छुट्टी, बेचारी, उनकी एक सहेली बोलती है। नव्या सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं पर खड़े 2 लड़के जो नव्या पर चांस मारते हैं, नव्या को उन्हें
घास तक नहीं डालती थी। कहाँ तो इसकी रात रंगीन होने का टाइम आ गया था, कहाँ ये इतना कहकर वे दोनों हंस पड़े। नव्या सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उनकी कही बातें नव्या को तीर की तरह चुभ रही थी। वो उन लड़कों को जवाब देने ही वाली थी, तभी पियून वहां आता है और नव्या को देखकर कहता है, अरे मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी के बाद घूमने नहीं गई? अब उस बेचारे को कुछ पता नहीं था तो उसने सीधे सीधे पूछ लिया। ये सुनकर वे दोनों लड़के और भी ज़्यादा हंसते हुए कहते हैं, अब शादी हुई होती तो घूमने जाती ना, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब जो भी हुआ है उसमें नव्या की क्या गलती है? नव्या की एक सहेली ने उन लड़कों को लताड़ते हुए बोला। अरे तू हम पर क्यों भड़क रही है? अब हमें क्या पता किसकी गलती थी किसकी नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं ना जो हमने सुना। अच्छा, तो क्या सुना तुमने? जरा मैं भी तो सुनूं। नव्या की सहेली दोनों को घूरते हुए बोलती है, यही कि नव्या की पहले सगाई हुई थी। ये बात लड़के को पता लग गई और उसने शादी करने से मना कर दिया, और बदनामी के डर से इन लोगों ने दहेज का झूठा आरोप उस पर लगा दिया। ये सुनकर तो नव्या शॉक्ड रह जाती है। उसकी सहेली कहती है, हाँ, टूटी थी इसकी सगाई, जो कि इसने खुद तोड़ी थी। अब वो लड़का ही गलत था तो इसमें वो लड़के बीच में ही, ओहो, सारी दुनिया के गलत लड़के इसे ही मिल रहे हैं। भाई हद हो गई ये तो। अच्छा इत्तेफाक है। ये कहते हुए वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी। नव्या को लगता है सब उस पर हंस रहे हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लोगों का इस तरह हंसना सीधा उसकी मानसिकता पर असर करता है। ये था उसके टूटने का दूसरा कदम। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेजी से अपना पर्स उठाया और तेजी से वहां से भाग गई। उसकी सहेली उसे आवाज़ लगाती रह गई पर उसने नहीं सुना। वो उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहती है, शेम ऑन यू गाइज। पर उन लड़कों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। नव्या वहां से निकली और सीधा अपने घर के रास्ते पर भागने लगी। ऑटो तक नहीं लिया उसने। उसके कान में एक ही लाइन गूंज रही थी, दुनिया के सारे गलत लड़के इसे ही मिल रहे हैं। उफ, बेचारी नव्या। ये कैसा समाज है जहाँ लड़की को सही होते हुए भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, जहाँ उसे बार बार अपनी सच्चाई का सबूत पेश करना पड़ता है। पर ये सब क्यों और कब तक? शायद सदा के लिए, क्योंकि ये समाज कभी नहीं बदल सकता। इसलिए समाज को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो, अपने लिए आवाज़ उठाओ। बस ये बात नव्या जल्दी समझ ले, वरना ये लोग उसे ताने मार मार कर मार डालेंगे। नव्या अपने घर पहुंचती है और सीधा अपने कमरे में। उसे इस तरह देखकर सब हैरान रह गए थे और वो अंदर जाते हुए देख लिया था। पापा जी, आपने अपनी जिद का नतीजा। मैंने कितना कहा कि नव्या की शादी मेरे चचेरे भाई रिंकू से कर दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। रिंकू कोई लड़का है, पढ़ा लिखा भी कम है, रिंग ऊपर से रोज़ शराब पीता है। उससे अच्छा तो मैं अपनी नव्या को सारी ज़िंदगी घर पर बैठा कर रख लूँगा, पर उससे शादी नहीं करूँगा। यही कहा था ना आपने। तो अब कौन सा आपने नव्या के लिए राजकुमार ढूंढ लिया। अब बैठ गई है वो घर में हमेशा के लिए। मुझे तो डर है कहीं पागल ना हो जाए, और इन सब के जिम्मेदार केवल आप ही होंगे पापा जी, केवल आप। सबके सब बैठ गए हैं मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। बड़बड़ करते हुए वो बाहर चली जाती है। उसकी बातें सीधा उनके दिल पर असर करती हैं। वो भी खुद को ही हर चीज़ का जिम्मेदार मानने लगे थे। वो ये सब सह नहीं पाए और अगले ही पल तड़पते हुए जमीन पर गिर गए।